ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। वार्षिक राशिफल, क्योंकि हम वर्ष की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कालखंड है जहाँ पर कई बार ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, हफ्ते में होते हैं, महीनों में होते हैं। इसलिए जो वार्षिक राशिफल है उसको एक मैक्रो लेवल पर, एक बृहत लेवल पर दिया जा सकता है, जहाँ पर ग्रहों के परिवर्तन आपके जीवन को किस और लेके जा रहे हैं ये हम देख सकते हैं। और वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर बड़े बड़े ग्रह यानी कि शनि, राहु, बृहस्पति, केतु ये सब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें हम सूक्ष्मता तक जाते ही हैं। लेकिन वार्षिक राशिफल की महत्वता ये है कि एक बड़े लेवल पर, जैसे मैंने कहा, एक मैक्रो लेवल पर किस प्रकार से आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या सकारात्मक हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इनको जानने के लिए बहुत अच्छा वार्षिक राशिफल होता है। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे सारे बड़े ग्रह राशि बदल रहे हैं, जो बार बार नहीं होता। इससे पहले 2022 में हुआ था कि इन सब ने राशि बदली थी, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और आसपास बदली थी। और वही अभी 2025 में भी होने वाला है। अप्रैल 2022 में हुआ था ऐसा। अब मार्च के एंड में शनि राशि बदलेंगे और मई में राहु, केतु, बृहस्पति। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति अतिचारी होंगे, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होगी और वो इस वर्ष 2 बार राशि बदलेंगे। यूजली बृहस्पति एक राशि में 12 महीने लगाते हैं, औसतन 1 साल, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति 1 साल में 2 बार यानी कि केवल 6 महीने में राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो उनका प्रभाव भी, अतिचारी प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो ऑर्गेनाइज रहे इसके लिए मैंने इसको कुछ प्रमुख कालखंडों में बांट दिया है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगी। सबसे पहला सेहत, फिर धन, कुछ विशेष भविष्यवाणियाँ, विवाह का योग, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध कैसे हैं, मैरिड लाइफ, संतान के योग हैं कि नहीं, कुछ सावधानियाँ, विद्यार्थी। फिर हम उपाय के सेक्शन पे चलेंगे, जहाँ पे सामान्य उपाय, सेहत के लिए उपाय, धन, व्यापार, नौकरी के लिए उपाय और प्यार और वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल। शुरू करते हैं सेहत के साथ। जहाँ तक सेहत की बात है, वर्ष वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा थोड़ा सा बेटर होगा। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि शनिदेव का जो गोचर होगा वो तीसरे घर में हो जाएगा और तीसरे घर के शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं और लग्नेश का तीसरे घर में होना स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होंगी जो प्रभाव डालेंगी। सबसे पहले जनवरी का महीना, यहाँ पे वक्री मंगल और वक्री गुरु लग्न पर प्रभाव डालेंगे। ये मंगल जो है ये पतित भी हो जाएंगे, लेकिन 21 जनवरी तक ये सीधा लग्न को देखेंगे, उसके बाद भी लग्न पर प्रभाव डालेंगे। अब मंगल का प्रभाव जून तक क्या होगा ना, कि उनकी स्थिति बहुत डामाडोल रहेगी। 21 जनवरी को गिर के वो छठे भाव में आ जाएंगे, फिर अप्रैल में वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छी अवस्था में नहीं और लग्न पर उनकी 8वीं दृष्टि। और जून तक, फिर अप्रैल से जून तक वो आपके सप्तम में रहेंगे, मारक भाव में। और आपके लिए मंगल भले ही धन दें क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी दें क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, लेकिन शनि और मंगल की जो मित्रता है वो बहुत अच्छी नहीं, यानी कि उनका जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। और नीच के ग्रह सप्तम में बैठकर जून तक लग्न को देखेंगे, कुछ टाइम के लिए छठे में बैठकर देखेंगे, तो ये दोनों ही अवस्था थोड़ी सी नेगेटिव है। तो जून तक किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जून तक इंजरीज होने का योग है, कोई इंजरी आपको हो सकती है। मंगल चोट चपेट के कारक होते हैं, मंगल इंजरीज के कारक होते हैं, तो इंजरीज काफ़ी हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम, यूजुअली मंगल अगर कर्क में है तो बीपी की प्रॉब्लम दे ही, वैसे ही मंगल कारक होते हैं बीपी के, लेकिन लो बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। इसके साथ ही मंगल जब यहाँ पे आपके गोचर करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक के टाइम में, तो यहाँ पे आपको एसिडिटी,
स्ट्रेस, इसके साथ ही जिनको बीपी है उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे जब रहेंगे अप्रैल से जून, तो जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। आँखों के रोग बहुत हो सकते हैं और इसके साथ ही इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग कर सकते हैं। तो मंगल का इस प्रकार का प्रभाव होगा। गुरु भी देखेंगे आपके फरवरी तक वक्र अवस्था में लग्न भाव को। तो यहाँ पे क्या होता है, जनवरी फरवरी में आपको इनडाइजेशन आदि बहुत तंग कर सकती है। लिवर की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसकी परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ ही गॉल ब्लैडर, किडनी का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब ये जो गुरु है ये 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि निरंतर कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोग आपको मई के महीने तक देते रहेंगे। उसके बाद उनका प्रभाव लग्न से हट जाएगा तो थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन ये जो रिजल्ट हैं आपको बृहस्पति के कारण मई तक मिलते रहेंगे। इसके बाद कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना है। शनि के गोचर पर अब हम चलेंगे, जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तीसरे भाव में ग्रहण लगेगा 29 मार्च को, जब यहाँ पे शनि भी होंगे, शुक्र भी होंगे और बाकी 3 ग्रह और होंगे, 6 ग्रह टोटल तीसरे घर में। और यहाँ पे आपके ग्रहण भी लगेगा, सूर्य ग्रहण। तो इसमें क्योंकि लग्नेश इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे जो मार्च और अप्रैल का महीना है, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। यहाँ पे आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है, यहाँ पे आपको नेक के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे आपको जोड़ों का दर्द बहुत तंग कर सकता है और यहाँ पे हार्मोनल इश्यूज बहुत तंग कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मार्च और अप्रैल में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी। जब ये ग्रहों का जमावड़ा थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद से सेहत बेटर होना शुरू हो जाएगी। शनिदेव की बात कर लेते हैं। राहु मई में यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे घर में, केतु अष्टम में आ जाएंगे, ये थोड़े हानिकारक हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। गुरु छठे भाव में आ जाएंगे मई में, ये 14 मई को आएंगे गुरु। केतु और राहु 18 मई में, और शनि तो 29 मार्च को तीसरे घर में आ चुके होंगे। अब इसमें से एक ग्रह जो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है वो है शनिदेव। शनिदेव तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं और लग्नेश का तीसरे घर में आना बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग डेलिबरेटली इस वर्ष बहुत एक्टिव होना शुरू कर दें। आप में से कई लोग 2025 में जिम ज्वाइन करेंगे, योग स्टार्ट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, जो भी है जिसको जो प्रभाव मिलता है, दिखता है, वो स्टार्ट कर देगा। तो एक प्रकार से वो अच्छी चीज़ है। शनि तीसरे घर में स्ट्रेंथ देते हैं, रिकवरी पावर देते हैं, डिजीज से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो शनि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। राहु दूसरे घर में किस प्रकार के रोग देंगे मई के बाद? राहु आपको आंखों के रोग, राहु आईज में इन्फेक्शन, साइनस की प्रॉब्लम, टूथ डिके यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, ये राहु दे सकते हैं। तो मई के बाद इस प्रकार की प्रॉब्लम्स रहेंगी। गुरु का अष्टम में आना, क्योंकि उनका लग्न से प्रभाव हट गया, तो चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। छठे घर के गुरु डिजीज की डायग्नोसिस और इवन दवाई काम करना, कभी कभी होता है कि व्यक्ति को दवाई काम नहीं करती या उस पर दवाई का रिजल्ट नहीं आता। तो अगर ऐसा सिनेरियो था तो गुरु का छठे घर में आना दवाई का भी काम करना या दवाई का आपके ऊपर असर दिखाना भी शुरू कर देता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। सबसे नोटोरियस जो एक ग्रह है वो है केतु अष्टम में। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं बड़े रोग, सूक्ष्म रोग, इस प्रकार के रोग जिनको समझना, इलाज करना मुश्किल होता है। वो आप जो भी प्रकार के रोग उस कैटेगरी में ले आइए, सूक्ष्म रोग होते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं। तो जो सबसे खतरनाक ग्रह आपके लिए होंगे वो होंगे केतु। तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहा कीजिए। अगर परिवार में कुछ बड़ी बीमारियों की हिस्ट्री रही है तो और भी केयरफुल रहेगा। यहाँ पे पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, प्रजनन अंगों से जुड़ी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। और यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता। मतलब कि आपको दिख रहा है कि बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनका रोग डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार की दिक्कत यहाँ पे आती है। तो एक केतु भी आपको थोड़ा सा तंग करेंगे। जैसे मैंने कहा, शनि देव की स्थिति ऐसी है कि अप्रैल मई के बाद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हमेशा जब हम पूरे साल की बात कर रहे हैं तो सारे ग्रहों का ही विचार इसमें करना पड़ता है। गुरु की स्थिति एक अजीब थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि वो अतिचारी प्रभाव के हैं। और गुरु क्या होंगे कि वो अक्टूबर से दिसंबर आपके सप्तम भाव में, मारक भाव में आ जाएंगे, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर में अचानक से कोई बीमारी तंग कर सकती है।
स्पेशली आपको गले के रोग, पुनः लिवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, पैरों की दिक्कत और आंखों की प्रॉब्लम साल के अंत में तंग कर सकती है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। मार्च अप्रैल तक काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद शनि का प्रभाव चीज़ों को संभाल लेगा, लेकिन ये केतु की जो मैंने बात करी, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पर देना है। रेगुलर चेकअप, रेगुलर स्क्रीनिंग, कोई भी सिम्टम दिखता है उसको लाइटली नहीं लेना, सेल्फ अवेयर अपने आप को करें कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी हमेशा हमें एक सिग्नल देती है कि ये होने वाला है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो पहले ही उनको सिम्टम्स आता है, उनको उनकी यूरिनेशन बढ़ जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, थकावट होती है, जो इंजरीज होती है हील नहीं होती, बहुत सिम्टम्स होते हैं। हर चीज़ के सिम्टम बॉडी देती है, वो हम उसको इग्नोर करें, समझ नहीं पाए, वो अलग चीज़ है। इसलिए थोड़ा सा इन सब पर ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 4 महीने नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़, आंखों के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, बॉडी में जलन, लिवर की प्रॉब्लम। बीच के 4 महीने वात की प्रधानता, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी में पेन, आंखों के रोग, हाई बीपी, लिवर की प्रॉब्लम, गले के रोग, ईएनटी, हार्मोनल प्रॉब्लम। वर्ष के अंतिम 4 महीने पुनः जिनको डायबिटीज़ है बहुत परेशानी होगी, लो बीपी तंग करेगा, सर के रोग तंग करेंगे, नेक और शोल्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोअर बैक में दर्द रहेगा, और इसके साथ ही बॉडी में ड्राइनेस बहुत रहेगी, कभी कभी वाटर रिटेंशन भी हो सकता है, और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम वर्ष के अंत में तंग करेगी। बोलते हैं धन, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। धन के हिसाब से, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वर्ष है, बहुत अच्छा वर्ष। कारण क्या है? इसमें एक ग्रह है मंगल जो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, दूसरे ग्रह है राहु जो जीवन बदल के रख देते हैं धन के मामले में। मंगल क्यों मैंने कहा? मंगल जून तक, जैसे मैंने कहा, भी सेहत में आपके लग्न भाव को देखेंगे। अब ठीक है, वो इंजरीज वगैरह जो मैंने सब कहा ठीक है, लेकिन वो उनका एक नेचुरल कारकत्व है कि वो आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, नीच के हैं, वक्री अवस्था में है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। फरवरी तक वक्री रहेंगे, वहाँ तक धन की स्थिति थोड़ी डामाडोल रहेगी, पैसा रुकेगा, अटकेगा, फंसेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर लेना ही, अब देखिए डिपेंड करता है, किसी के पास बहुत पैसा है, उसका अगर 1-2 प्रॉपर्टी फंस भी गई उसको कोई मैटर नहीं करता। अब किसी की जीवन भर की कमाई है, उसको थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। तो अगर प्रॉपर्टी लेने की इच्छुक है तो फरवरी के बाद लीजिएगा। लेकिन यही मंगल, जैसे मैंने कहा, फरवरी के बाद से आपको धन के मामले में भर भर कर पैसा देंगे। लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, केंद्र के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी केंद्र भाव में बैठे हैं। जनवरी के अंत से अप्रैल तक यहाँ पे रहेंगे छठे भाव में। तो फरवरी के अंत से क्या होगा, कहीं रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपका आना शुरू हो जाएगा, करियर में पैसा बढ़ेगा। फिर अप्रैल में यहाँ पे आ जाएंगे, तो अप्रैल से जून तक यहाँ से आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो वहाँ पे क्योंकि मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे तो तेज गति से धन आपको प्राप्त होगा। तो मंगल बहुत अच्छी अवस्था में आपको धन देंगे। गुरु मई तक आपके लग्न को देखेंगे और वो आपके लिए सभी के लिए धन के कारक हैं, और आपके लिए वो उपचय भाव के स्वामी हैं, यानी कि अपने दम पर अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाएंगे। और गुरु भाग्य स्थान को भी देखेंगे, तो यानी कि भाग्य भी साथ देगा धन कमाने के लिए। जब जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं उसमें एक ग्रह है राहु जो जीवन बदल के रख देता है, जो रातों रात ग्रह पैसा देता है ना, वो है राहु। तो अब राशि परिवर्तन की बात कर लेते हैं। शनि 29 मार्च को यहाँ पे आ जाएंगे, राहु 18 मई को दूसरे घर में, केतु 18 मई को 8वें घर में, गुरु 14 मई को छठे भाव में। अब देखिए आपके लिए कितनी अच्छी अवस्था बन रही है। राहु जो वृद्धि के कारक हैं वो आपके धन स्थान में है, ठीक है। ऊपर से गुरु जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो भी राहु को देखेंगे और धन स्थान को देखेंगे। राहु और गुरु वृद्धि कारक हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, गुरु भी वृद्धि कराते हैं, राहु की तो सीमा ही नहीं है। तो ये वर्ष धन कमाने के लिए सबसे उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम है। कई प्रकार का धन आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक है, दोनों का प्रभाव धन स्थान पर है। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनको तो बहुत लाभ होगा। जो लोग, जिनके गुप्त धन के सोर्सेस हैं, थोड़ा सा अलग प्रकार का काम करते हैं, इलीगल भी उसको कह सकते हैं, 2 नंबर का काम भी कहते हैं, उनका पैसा तो और भी तेज गति से बढ़ेगा और फलता ही फूलता है। कलयुग है, आपने देखा होगा। कई लोग कभी पूछते हैं कि
हम तो अच्छे कर्म करते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारा ये रिश्तेदार है, ये सब करता है, वो करता है, उसका पैसा फलता फूलता है। उनको बताता हूँ ये कलयुग है, यहाँ की माया ऐसी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको उसका प्रभाव कभी दिखेगा नहीं, लेकिन अभी तो कुछ कर्म करके आए होंगे अच्छे, जो भी उसका उनको लाभ मिल रहा है। तो कलयुग है, यहाँ पे ये माया और फलती फूलती है। और कलयुग के जो राजा है वो राहु है। ग्रहों के राजा तो सूर्य है, उसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन कलयुग के राजा अगर हम राहु को कहेंगे, इसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। तो धन तो बहुत तेज गति से बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। धन कमाने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। शनि भी धनेश होने के नाते जब आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि आपके अंदर एक जागरूकता, एक प्रबलता, एक प्रगाढ़ता और एक प्रकार से उत्सुकता रहेगी धन कमाने के लिए, और जो एफर्ट्स आप डालेंगे उसमें सक्सेस आपको प्राप्त होगी। और एक प्रकार से राहु शनि की राशि में रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ राहु और केतु डिबेटेबल है, ठीक है, लेकिन राहु और केतु की कोई राशि नहीं है। अब कुछ ज्योतिषी इसको मानते हैं, मेरा इसमें मत अलग है, क्योंकि राहु केतु शास्त्रों में भी कोई ऐसे नहीं दिया कि राहु केतु की राशि है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहु केतु अलग प्रकार के ग्रह हैं, छाया ग्रह है। छाया ग्रह का होना ही मतलब वो छाया में ढल जाते हैं, या अपनी छाया में सबको दबा लेते हैं, या उनको सबको ग्रहित कर लेते हैं। इसलिए जिस भाव में जाते हैं उसके भावाधिपति जैसा रोल करते हैं, और उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि की हम बात करें तो शनि राहु का प्रभाव लेके बैठे हैं, राहु शनि का प्रभाव लेकर बैठेंगे, और ये आपके धन की गति को तेज गति से बढ़ाएंगे। धन के लिए तो ये वर्ष आपका एक प्रकार से स्वर्णिम है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसे वर्ष बार बार मिलते नहीं। गुरु का अतिचारी प्रभाव होगा, वो कुछ टाइम के लिए आपके सातवें घर में भी आ जाएंगे, अतिचारी होंगे, और उससे इंपॉर्टेंट है उच्च के भी होंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर उच्च के बृहस्पति लग्न को देखेंगे, धन कारक बृहस्पति लग्न को देखेंगे, लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो अचानक से बहुत बड़े धन की प्राप्ति वर्ष के अंत में भी हो सकती है। तो धन की जहां तक बात है, अति उत्तम वर्ष है, धन कमाइए। और धन होता है तो कई चीज़ें, भले ही सारी चीज़ें नहीं, लेकिन कई चीज़ें सरल हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो धन कमाने के लिए श्रेष्ठतम वर्ष है। अब चलते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की तरफ। ये वर्ष बहुत उत्तम है आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो इस वर्ष के मई में केतु का प्रभाव लगने से हट जाएगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि केतु एक व्याधि कारक, विघ्न कारक ग्रह है। जहाँ वो एक और ज्ञान की वृद्धि करते हैं, बहुत अच्छे उनके कारकत्व हैं, लेकिन हाँ ऑब्स्टेकल्स देते हैं। तो केतु का प्रभाव मई में लगने से हट जाना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरी चीज़, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र एक बहुत लंबे टाइम तक आपके तीसरे घर में उच्च के रहेंगे, ठीक है, बीच में वक्री भी होंगे, इसी कारण से लंबे अरसे तक वो उच्च के रह रहे हैं, लेकिन आपके योग कारक ग्रह हैं। तो तीसरे घर में योग कारक ग्रह का रहना, वो भी राहु के साथ बैठेंगे यहाँ पे बहुत टाइम तक, फिर उसके बाद आपके लग्नेश के साथ शनि के साथ ही बैठ जाएंगे। यानी कि जनवरी से लेकर मई के अंत तक जहाँ शुक्र उच्च के रहेंगे, आपके कई कार्य पूर्ण होंगे। करियर में लाभ मिलेगा, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी घर में बढ़ेगी, एक चतुरता आपके अंदर आएगी। मकर वाले लोग क्या होते हैं ना, इनको ये थोड़े चतुर, मैं ये नहीं कहूँगा कि अक्लमंद नहीं होते, लेकिन डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते, बहुत ट्रू द फेस रहते हैं, एकदम सामने बोल देते हैं। अब यहाँ पे शुक्र चतुरता है, तो शुक्र यहाँ पे रहेंगे तो आप थोड़े से डिप्लोमेटिक में भी हो पाए, थोड़ा सा चतुर हो पाए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और तीसरे घर में उनका होना एक प्रकार से आपके जीवन को आगे ही बढ़ाएगा। जो सबसे बड़ा चेंज इस वर्ष का है वो शनिदेव का ही ऑब्वियसली आपके लिए, क्योंकि वो आपके लग्नेश है। तो अब 29 मार्च को शनि यहाँ पे आ जाएंगे, 18 मई को राहु यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे घर में, शनि तीसरे घर में, गुरु छठे भाव में आ जाएंगे 14 मई को, और केतु 18 मई को अष्टम भाव में। तो राहु का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, धन के लिए बहुत अच्छा है और जीवन में बड़े बदलावों के लिए अच्छा है। अष्टम के केतु ज्ञान देते हैं, भले ही सेहत के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ज्ञान की वृद्धि होगी, कई प्रकार की चीज़ें सीख पाएंगे। शनि का प्रभाव जो तीसरे घर में है, ये जीवन को एक नया आधार देता है, क्योंकि वो उपचय भाव में है, और शनि का गोचर बहुत लंबे टाइम तक होता है, तो करीबन 2 साल तक, 2.5 साल तक तीसरे घर में रहेंगे। और यहाँ से वो 12वें घर को भी देख रहे हैं, जो बदलाव दिखाता है। अंत से आरंभ है, तो 12वां भाव अंत है।
पंचम भाव को देखेंगे तो नया थॉट प्रोसेस, और यहाँ से नवम भाव को देखेंगे यानी कि पराक्रम और भाग्य का साथ। तो इसीलिए शनि तो आपके जीवन को उत्तमता ही प्रदान कर रहे हैं, बदलने का मौका देंगे। छठे भाव के जो गुरु हैं वो व्यक्ति को करियर में एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। स्ट्रेस बढ़ता है लेकिन एक प्रकार से क्योंकि वो विपरीत राज्यों को बनाएंगे तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप जा पाएंगे। इसी कारण से ये वर्ष बहुत अच्छा है। अगर मेरे को कुछ ही बातों में इसको समअप करना हो तो मैं यही कहूँगा, ये वर्ष बड़े बदलावों का है, ये वर्ष पराक्रम का है, ये वर्ष अपने स्किल्स को बढ़ाने का है, पुनः शनिदेव, और ये वर्ष केतु के कारण भी, और ये वर्ष अपने जीवन को एक नया रास्ता दिखाने का है, वो भी अपने टर्म्स पर, ऑन योर ओन टर्म्स। कुछ और भविष्यवाणियां स्पेशल जो मैंने आपके लिए अंकित करके रखी है। भाग्य बहुत साथ देगा शनि, क्योंकि भाग्य स्थान को देखेंगे। अपने मन को, अपने माइंड को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। चेंजेस का अच्छा वर्ष है। इमोशनली स्ट्रांग होंगे क्योंकि शनि बहुत लंबे अरसे तक आपके चौथे घर को देख रहे थे, तो इमोशनली वल्नरेबल टाइम होता है। यहाँ पे क्या है कि शनिदेव का प्रभाव हट जाएगा तो वल्नरेबिलिटी खत्म होगी और एक प्रकार से अच्छा एक रिजल्ट आपके लिए रहेगा। चीज़ों को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। एक डिवाइन प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, एक दैवीय प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि भाग्य स्थान को देखेंगे। आप देखेंगे ना कि आपके अधिकतम कार्यों में आपको लगेगा भाग्य साथ दे रहा है, वो डिवाइन इंटरवेंशन ही होती है। भाग्य एक दैवीय प्रभाव होता है। आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। शनि पंचम को देखेंगे तो मंत्र जाप आदि करने का भी बहुत मौका मिलेगा और अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे सालों से, वो इस वर्ष में आपके कार्य हो पाएंगे। फ्यूचर के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी और अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। इसी कारण से जो वर्ष है अति श्रेष्ठ है और इस वर्ष का आपको अति लाभ उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या विवाह के योग हैं इस वर्ष, क्या नहीं है तो कब है? बिल्कुल है, बिल्कुल है विवाह के योग। सबसे पहले शुरुआती जो जनवरी फरवरी होगा, यहाँ पे चीज़ें मंद गति से रहेंगी, क्योंकि सप्तम में एक वक्री ग्रह होंगे, मंगल वक्री रहेंगे 21 जनवरी तक, गुरु भी वक्री होकर लग्न को देखेंगे। तो जनवरी फरवरी में बातें बहुत आराम से नहीं पड़ेंगी। जनवरी के अंत में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो जनवरी से मार्च के शुरुआत तक, क्योंकि वो सप्तम से त्रिकोण में है और राहु के साथ बैठेंगे तो यहाँ से सप्तम को देखेंगे, राहु देखेंगे तो शुक्र का प्रभाव राहु पर होगा। तो राहु अपने आप में कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के लिए। तो जनवरी से मार्च ये सबसे उत्तम समय है जहाँ पे विवाह हो जाएगा, क्योंकि मंगल भी गिर जाएंगे यहाँ पे, तो मंगल का प्रभाव भी हट गया। मंगल क्योंकि लाभ स्थान में है, अगर वो वक्री ना होते तो ये विवाह कारक बन जाते, लेकिन वक्र अवस्था में है तो बाधाएं देंगे। तो जनवरी के अंत से मार्च का शुरुआती भाग ये बहुत अच्छा है। इसके बाद शुक्र वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी बाधाएं आएंगी। इसके बाद कब अच्छा टाइम आएगा? अगर हम राशि परिवर्तन की बात करें तो शनि आ जाएंगे यहाँ पे 29 मार्च को, राहु दूसरे घर में 18 मई, केतु 18 मई अष्टम भाव और गुरु छठे भाव में आ जाएंगे 14 मई को। तो यहाँ पे अप्रैल में मंगल वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो अप्रैल से लेकर जून तक का समय, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो मंगल के कारण विवाह आपका हो सकता है। मैंने कहा ना, जब वो वक्री होंगे तो नहीं करवाएंगे, लेकिन जब पुनः मार्गी होके आएंगे, भले ही नीच के हैं, लेकिन विवाह की चीज़ों में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो पहला टाइम क्या हुआ? जनवरी के अंत से मार्च की शुरुआत, 2 मार्च तक का टाइम। उसके बाद अप्रैल से जून तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा। मई तक आते आते चीज़ें थोड़ी स्थिति ठीक हो जाएंगी। तो क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में शनि होंगे, तो अप्रैल से लेकर शनि भी शादी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लग्नेश और सप्तम से नवम में है, तो विवाह के लिए बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन शनि जुलाई में वक्री हो जाएंगे, तो जुलाई के बाद थोड़ा सा विवाह के जो होने के चांसेस हैं या जो योग बन रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे अच्छा टाइम बनेगा आपका विवाह होने का, वो बनेगा वर्ष के अंत में, अक्टूबर से दिसंबर में, जब गुरु अतिचारी प्रभाव के कारण आपके सप्तम भाव में आके उच्च के हो जाएंगे। तो गुरु का सप्तम में आना ही विवाह का कारक बन जाता है, और उच्च का होना तो और भी अच्छा रिजल्ट देता है, और वो सप्तम से पुनः त्रिकोण के स्वामी है। तो जो सबसे अच्छा टाइम विवाह का है इस वर्ष का, वो है अक्टूबर से दिसंबर।
उससे सेकेंड ऑर्डर पे कहूँगा जनवरी से मार्च का शुरुआती भाग, फिर अप्रैल से जुलाई, ये तीसरे नंबर पर। तो इस कालखंड में आपका विवाह संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। मैं पुनः कहूँगा ये मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, मुहूर्त अलग से निकलते हैं, बहुत विशेष एक प्रोसेस होता है। ये वो टाइम है जब आपकी शादी पक्की हो सकती है, बातचीत हो सकती है, चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। तो ये वो समय है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेसफुल वर्ष रहेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस इस वर्ष ज़्यादा रहेगा। कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस है तो अच्छा कैसा होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे लोग सच में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं कि नहीं जीते। ऐसा कब होता है कि सब कुछ अच्छा होता है? कब होता है? अगर आपका प्रमोशन लेट से होता है तो क्या स्ट्रेस नहीं बढ़ता? ऑब्वियसली बढ़ता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। तो उसी प्रकार से ये वर्ष ऐसा होगा जहाँ पर स्ट्रेस तो रहेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए इस वर्ष से अच्छा वर्ष आपको नहीं मिलने वाला। जो शुरुआती भाग है वर्ष का वो थोड़ा कष्टकारी होगा, क्योंकि वक्री मंगल देखेंगे आपके 10वें घर को, और उसके बाद भी वो पतित अवस्था में अर्थ त्रिकोण में चले जाएंगे। तो क्या होगा, शुरुआती भाग में लड़ाई झगड़े, आपको कोई नीचा गिराने का कोशिश करेगा, आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके इमेज को, कॉन्फिडेंस को खराब करने का प्रयत्न कार्य क्षेत्र में होगा। लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, स्पेशली ग्रहों के परिवर्तन के बाद, वहां से ये वर्ष बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे केयरफुल रहना होगा, उसको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ग्रहों के परिवर्तन पर चर्चा कर लेते हैं। गुरु आ जाएंगे आपके छठे भाव में 14 मई को, शनि 29 मार्च को आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, और राहु 18 मई को आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, और केतु आ जाएंगे 8वें घर में। इन सारे ही ऑलमोस्ट ग्रहों का प्रभाव करियर पर पड़ रहा है। सबसे पहले शनि का तीसरे घर में आना, लग्नेश होने के नाते, और 10वें से छठे में आना, यानी कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्यकुशल रहेंगे, स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, और एक हिम्मत रहेगी आपके अंदर चीज़ों को सॉल्व करने की। ये जो शनि है वो आपके लग्नेश हैं, तो उनकी विशेषता और बढ़ जाती है। तो आप पीछे नहीं हटेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, और आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता, कॉन्फिडेंस, पराक्रम सब भर भर कर रहेगा। राहु दूसरे घर में आकर जब 10वें घर को देखेंगे तो करियर की वृद्धि होगी, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, विदेश जाने के मौके मिलेंगे, और क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, वो भी 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये साफ बताता है कि विदेश जाने का मौका करियर में मिलेगा। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उनको मौका मिल सकता है, जो ऑलरेडी विदेश में है उनको तो और भी लाभ मिलेगा, और विदेश संबंधित काम भी करते हैं एमएनसी आदि में तो और भी लाभ मिलेगा। और करियर को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा वर्ष मिल ही नहीं सकता, क्योंकि राहु और गुरु दोनों 10वें घर को देख रहे हैं, यानी कि करियर की वृद्धि होगी, करियर में आगे बढ़ पाएंगे, करियर में मौके मिलेंगे, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छा कार्य सीख पाएंगे, कर पाएंगे, निभा पाएंगे। तो बहुत अच्छा वर्ष है ये करियर के लिए, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइए। ये जो गुरु है ये तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि स्किल्स सीखने का ये वर्ष आपको है। केतु नवम से हट जाएंगे, तो जो बॉसेस प्रॉब्लम दे रहे थे पिछले 1.5 साल से, वो भी मई के बाद कम हो जाएगी, और ये भी आपके लिए एक अच्छा प्रभाव दिखाएगा। तो ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि छठे घर से गुरु देखेंगे, मई से लेकर अक्टूबर तक बहुत स्ट्रेस रहेगा आपके ऊपर, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा रहेंगी, और इसका एक प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है मानसिक रूप से। लेकिन एट द सेम टाइम गुरु क्योंकि अतिचारी है, और अक्टूबर में वो आगे बढ़ जाएंगे और कुछ टाइम के लिए आपके 7वें घर में आ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वर्ष के अंत में अक्टूबर से दिसंबर में आपका एक बड़ा प्रमोशन मतलब कि रिकग्निशन अच्छे स्तर पर। एक होता है कि चलो प्रमोशन हो गया, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दी, एक नाम के लिए कोई पोस्ट बढ़ा दी। एक होता है रियल में प्रमोशन, जहाँ पे करियर पलट जाता है, बदल जाता है। वो टाइम आपका अक्टूबर से दिसंबर में आएगा, जब बड़ा प्रमोशन, अचानक से प्रमोशन, रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा वर्ष है, लेकिन फिर से अंकित करूंगा, स्ट्रेस तो बहुत रहेगा। अब
कुछ टाइम जिन पर बहुत ध्यान देना है। आपके नवम भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा 14 मार्च को, तो 14 मार्च के एक महीने तक आगे पीछे थोड़ा सा बॉसेस बहुत तंग करेंगे, केयरफुल यहां पे रहने की आवश्यकता है। फिर एक ग्रहण आपके अर्थ त्रिकोण में लग रहा है 7 सितंबर को, तो यहां पे भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और 10वें घर के स्वामी शुक्र वो तीसरे घर में 2 मार्च से 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स, आपसे गलतियाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं तो यहाँ पे आपसे हो सकती है। तो इन एरियाज पे बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज ये वर्ष आगे बढ़ने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से टॉलरेंस पावर थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, कंफ्यूजन धीरे धीरे करके दूर होगी, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, शनि के प्रभाव पंचम पर, चेंजेस बहुत आएंगे, आपको नए नए काम मिलेंगे, तो फ्लेक्सिबल रहिएगा। दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन आप अधिकतम उनको संभाल लेंगे। आपके अंदर एक शुभता, एक सकारात्मकता और एक ऑप्टिमिज्म होता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो शनिदेव के कारण आएगा। एक लीडर बन के उभर सकते हैं, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा, आपके अंदर डिज़ायर होगा आगे बढ़ने का और वो डिज़ायर काम करेगा। यात्रा बहुत करनी पड़ सकती है, अगर आपके काम में वो इन्वॉल्व होता है तो हो सकता है आपकी कंपनी, आपके बॉसेस आपको बहुत यात्राओं पे भेजें। एक बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिख रही है यानी कि टाइम ज़्यादा जाएगा और उसका स्ट्रेस पर्सनल लाइफ पे आ सकता है, तो वो ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा वर्ष है जब आप काम अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट एकदम दिख जाएगा, उसका रिकॉग्निशन प्राप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्ष बहुत अच्छा है। अगर आप कम्युनिकेशन बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, एविएशन सेक्टर, इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री और इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो पूरा ही वर्ष आपका अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखिए वर्ष वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, लेकिन शुरुआती भाग जो वर्ष का है केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि मंगल नीच के रहेंगे तो प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, लॉसेस दे सकते हैं। 21 जनवरी तक गुरु भी वक्री है, बिजनेस के कारक है, तो दोनों ही वक्र ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो जनवरी फरवरी तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी रहेगा। इसके बाद शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे, जनवरी के अंत में शुक्र तीसरे घर में आ जाएंगे, उच्च के होंगे, योग कारक है, तो ये कहिए कि फरवरी के स्टार्ट तक का टाइम थोड़ा कष्टकारी है, फिर फरवरी से मार्च का टाइम बिजनेस में बहुत अच्छा है। कुछ केयरफुल टाइम पहले मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ों पे जाने से पहले। ग्रहण लग रहे हैं तो उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आएगा। पहला ग्रहण जो इंपैक्ट देगा वो होगा सूर्य ग्रहण 29 मार्च को, क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में है, इसमें शनि भी इनको इंक्लूड होंगे और इसमें 6 ग्रह इंक्लूड होंगे जिसमें सप्तमेश चंद्र भी होंगे। तो 29 मार्च के कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद तक, एक महीना इधर उधर मान लीजिए, यहाँ पे संवेदनशीलता ज़्यादा रहेगी, गलतियाँ हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है, सरकार से प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रॉड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर 7 सितंबर को धन स्थान में एक ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पे भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सप्तम से अष्टम में ग्रहण लगता है तो अचानक से बड़े नुकसान, अचानक से प्रॉब्लम, अचानक से नाम खराब होना होता है। तो सितंबर के महीने में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7 सितंबर को ग्रहण है तो उससे इधर उधर कुछ टाइम संवेदनशील होता है। अब बात करते हैं राशि परिवर्तन की, जो प्रभाव डालेंगे। शनि आ जाएंगे तीसरे घर में 29 मार्च, राहु दूसरे घर 18 मई, गुरु 14 मई छठे, केतु 8वें 18 मई। इसमें से राहु का प्रभाव तो धन के लिए अच्छा है ही, मैं बता ही चुका हूँ, और वो सप्तम से अष्टम में आएंगे, यानी कि अचानक से धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मई से बाहर से पैसा आना, गुप्त धन, अलग अलग प्रकार के सोर्सेस खुल जाना पैसे के। सप्तम से अष्टम में राहु यानी कि अचानक से धन की वृद्धि होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। मई तक मंगल की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, वो पुनः मार्गी होकर यहाँ पे आ जाएंगे। अप्रैल से जून तक यहाँ पे बैठेंगे, वो लाभेश है, तो अप्रैल के बाद यहाँ पे भी पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनि का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो सप्तम से त्रिकोण में आएंगे। सप्तम से नवम भाव में लग्नेश का बैठना, यानी कि पराक्रम और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा।
तो ये कह सकते हैं कि अप्रैल के बाद से जो बिजनेस है वो तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुरु छठे भाव में आएंगे तो खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखाता है, और वो 7वें से 12वें में बैठेंगे। तो मई से लेकर अक्टूबर जो लोग अपने किसी बिजनेस को ख़त्म कर कर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या उनका कोई एक बिजनेस अच्छा, कभी कभी लोग मल्टीपल बिजनेस भी करते हैं, एक बिजनेस को डिसइन्वेस्टमेंट करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका होगा। और सबसे अच्छा टाइम तो होगा साल के अंत का, जहाँ पे गुरु उच्च के होकर आपके सप्तम भाव, बिजनेस के भाव में आ जाएंगे। सप्तम से भाग्य के स्वामी है, सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, लग्न से तीसरे के स्वामी है, और उच्च की अवस्था में आकर लाभ स्थानों को देखेंगे। तो अक्टूबर से दिसंबर में तो इतनी तेज गति से आपको लाभ होगा कि आप शायद खुद भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे कि इतना अच्छा वर्ष चला जाएगा। तो ये वर्ष अच्छा है, शुरुआती टाइम थोड़ा सा कष्टकारी है, मैंने बता ही दिया। विशेष कुछ प्रेडिक्शन, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा वर्ष नहीं मिलेगा, स्पेशली शुरुआती अप्रैल से जून का महीना, जून तक का टाइम मंगल के कारण, फिर वर्ष के अंत का टाइम। कंट्रोल आपका बढ़ाना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस पे, और बढ़ता हुआ दिख रहा है। नाम बढ़ेगा बिजनेस का, पहचान बढ़ेगी, ऊर्जा आपकी अच्छी होती जाएगी, एक स्थिरता आती जाएगी जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा। जो आप एक्शन सोच रहे थे लेने की, वो एक्शंस ले पाएंगे, हर चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, क्लैरिटी, पिक्चर एक बहुत क्लियर रहेगी मन में, धन बहुत आएगा, एक बड़े स्वरूप में सोच पाएंगे और बड़ा स्वरूप बिजनेस को दे पाएंगे। ये वर्ष स्टेप्स लेने का है, सोचने का नहीं है। ये वर्ष रिदम लाने का है, टाइम वेस्ट करने का नहीं है। ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, और ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। जब हम अपने काम को एंजॉय करते हैं तो कार्य और भी अच्छा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत ही बड़ा दृष्टिकोण आपका हो जाएगा, स्पेशली हो सकता है बृहस्पति के कारण ही, क्योंकि वो सप्तम में आएंगे कुछ टाइम के लिए, और बिजनेस की रूपरेखा बदलने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। अगर आप शादियों से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं, पब्लिशिंग का काम है, एजुकेशन का काम है, फाइनेंस का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, लोहे का मेटल का काम है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का काम है, रियल एस्टेट का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का काम है, हेल्थ एंड सर्विसेज, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का काम है, तो ये पूरा ही वर्ष आपका अच्छा है। चलते हैं प्रेम संबंध की तरफ, लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक प्रेम संबंध की बात है, मिश्रित सा ये वर्ष एक दिख रहा है। कारण ये है कि पंचम भाव पर प्रभाव पूरे ही वर्ष कुछ पाप ग्रहों का ज़्यादा रहेगा। अगर हम साल के शुरुआती भाग की बात करें तो पंचम में गुरु रहेंगे जो वक्री हैं, जो वक्री रहेंगे 4 फरवरी तक, और वो 12वें घर के स्वामी, यानी कि कुछ लोगों का तो वर्ष के शुरुआत में ही रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जनवरी के एंड में जो पंचमेश हैं शुक्र, वो उच्च के हो जाएंगे और पंचम से 11वें में आ जाएंगे। तो जनवरी के अंत से मार्च तक का समय फिर भी ठीक जाएगा, और यहाँ पे कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम फिर मार्च के एंड से आएगी, क्या कहिए मार्च की शुरुआत से ही, क्योंकि मार्च के शुरुआत में शुक्र वक्री हो जाएंगे, वहाँ से कन्फ्यूजन, वहाँ से ट्रस्ट इश्यूज, वहाँ से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की कमी, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम पंचम पर अगर प्रभाव देखें तो मई तक केतु का प्रभाव भी है जो अच्छा नहीं आता, लेकिन जो सबसे कष्टकारी प्रभाव इस वर्ष होगा पंचम भाव पर, वो होगा शनिदेव का, क्योंकि 29 मार्च को जब शनिदेव राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में आएंगे, ठीक है वो आपके लगने के स्वामी हैं, ठीक है उनका तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर चीज़ पर अच्छा प्रभाव नहीं होता। मैं तभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्योतिष में कभी मत मानिए कि एक ग्रह पूरी तरह से अच्छा है, पूरी तरह से या पूरी तरह से खराब है। ग्रह अच्छा भी है, एक जगह पर अच्छा रिजल्ट देगा, वहीं दूसरी जगह पर वो खराब रिजल्ट देगा। तो यही शनि 29 मार्च के बाद आपके पंचम भाव को देखेंगे, वहाँ से प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी जुलाई से, जब वो वक्री हो जाएंगे। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होंगे और नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये सबसे कष्टकारी टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए जाएगा। यहाँ पे दूरियां आ सकती है, जैसे मैंने कहा शनि बुरे ग्रह हैं रिलेशनशिप के लिए, इनको विच्छेदीकरण वाला ग्रह कहा जाता है, यानी कि जो दूर करता है, जो सेपरेट करता है। तो यहाँ पे प्रभाव रहेगा। मई तक गुरु भी हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम रहेगी।
तो ओवरऑल ये जो पूरा वर्ष है रिलेशनशिप के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत शुभ नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी। शुक्र की अवस्था जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ इस वर्ष उच्च के रहेंगे, लेकिन उनकी भी वक्री अवस्था मार्च से अप्रैल, वो भी एक कष्टकारी टाइम आपका जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे बड़े संदर्भ में देखें तो ये जो वर्ष है ये स्ट्रगलिंग वर्ष रहेगा। साल के शुरुआती भाग में कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी जिसका बहुत ख़राब समय चल रहा है, ब्रेकअप हो सकता है। और इसके साथ ही जुलाई से नवंबर में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ेंगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि गुरु इस वर्ष आपके पंचम से लेकर सप्तम तक प्रभाव रखेंगे, क्योंकि मई तक रहेंगे वो पंचम में, मई से अक्टूबर छठे में, लेकिन अतिचारी होंगे तो कुछ टाइम के लिए साल के अंत में सप्तम में आ जाएंगे। तो साल के अंत में सबसे अच्छा समय किसके लिए है? जो लोग रिलेशनशिप में हैं और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं। साल कष्टकारी होगा, लेकिन अगर वहाँ तक रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाता है तो बहुत संभावना है कि जो लोग रिलेशनशिप से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पे बहुत अच्छा योग अक्टूबर से दिसंबर में बनेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, ये वर्ष ऐसा है जहाँ पे अधिकतम टाइम आपको प्रेजेंट में रहना है, ज़्यादा फ्यूचर नहीं, ज़्यादा पास्ट नहीं। कनेक्शन और कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। अकेलापन भी थोड़ा सा ना महसूस करना शुरू कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में देखिए, जब शुरुआती भाग होता है रिलेशनशिप का तो एक अट्रैक्शन होती है, एक इनोसेंस होती है, एक नयापन होता है। बट एज वी गो फॉरवर्ड बहुत चीज़ें बदलती हैं, प्रायोरिटीज़ बदलती है। तो कभी कभी अपने आप को भी समय देना चाहिए, अपने पार्टनर को भी समय देना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, इतने डिमांडिंग, इतने वांटिंग हो जाते हैं कि सारा टाइम साथ में बिताओ, और वही एक प्रॉब्लम की जड़ है। बिकॉज कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। तो उसको एक पार्ट रखिए अपने जीवन का। जीवन में और बहुत चीज़ें होती हैं, पर इतना फोकस एक ही चीज़ पे आ जाता है, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की, बाकी सब धूमिल हो जाता है और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आत्मीय कनेक्शन बनाइएगा एक दूसरे से। चीज़ों को छुपाइएगा मत, क्योंकि ये वर्ष ऐसा है कि स्पेशली साल के मध्य भाग में कुछ भी छुपाया आपने, कुछ भी उल्टा सीधा किया, एकदम सामने आ जाएगा। बार बार इस वर्ष में ना आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो लड़ाई हुई 1 महीना 2 महीना, फिर चीज़ें ठीक हुई, फिर आप एक नई शुरुआत करेंगे, तो वो चलता रहेगा। इस वर्ष आपको बैलेंसिंग एक एक्ट करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा। सपोर्टिव रहिए पार्टनर के लिए, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त मत रहिए। अनकंडीशनल सपोर्ट और लव रखेंगे अपनी तरफ से तो रेसिप्रोकेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बातें ऐसी अधूरी कह के मत छोड़ेगा। या इस वर्ष शब्दों पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुआ करेंगी। अटेंशन दीजिएगा अपने पार्टनर को, एक बिलीफ सिस्टम एक दूसरे के लिए और रिलेशनशिप के लिए उत्पन्न कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने पार्टनर को वैल्यू दीजिए। उनको ये लगना चाहिए कि वो आपके जीवन में एक वैल्यू ऐड करते हैं, या फिर आप उनकी बहुत वैल्यू करते हैं। इन सारी ही चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया, अवश्य रिलेशनशिप भी आपका अच्छा ही चलेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, वर्ष थोड़ा सा कष्टकारी है। स्पेशली जो शुरुआती भाग होगा वो ज़्यादा कष्टकारी होगा, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। शुरुआती भाग में भी कहूँगा जून जुलाई तक का समय, बल्कि आधा साल कष्टकारी है। और कारण केवल एक ही ग्रह है, बल्कि बाकी भी है ऐसा नहीं, लेकिन मेनली एक ग्रह का प्रभाव है, वो है मंगल। क्योंकि मंगल करीबन जुलाई तक मंगल दोष बनाकर रहेंगे। बीच में कुछ टाइम के लिए हट जाएगा मंगल दोष, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक मंगल दोष रहेगा। 21 जनवरी तक मंगल सप्तम में रहेंगे, नीच के होंगे, वक्री होंगे। ये तो सबसे कष्टकारी टाइम होगा। इसके बाद मंगल पतित हो जाएंगे, जनवरी से अप्रैल तक पतित रहेंगे छठे घर में। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार होगा। फिर अप्रैल में पुनः सप्तम में आ जाएंगे, मंगल दोष लगेगा, नीच के रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे, लेकिन मंगल दोष का प्रभाव है। फिर वो जून में आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यहाँ पे भी मंगल दोष होता ही है, और ये सबसे कष्टकारी मंगल दोष होता है। और फिर जुलाई में आपके नवम भाव में आएंगे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। तो ओवरऑल मंगल के कारण साल के शुरुआत से ही लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो अब गोचर मैंने दिखा ही रखा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। शनि आपके तीसरे घर में 29 मार्च को आ जाएंगे, राहु आ जाएंगे दूसरे भाव में
18 मई को, केतु 18 मई को अष्टम भाव में और गुरु 14 मई को छठे भाव में। इसमें से जो 2 ग्रह वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो है शनि और राहु केतु, 3 ही हो गए ऑलमोस्ट। सप्तम से त्रिकोण में शनि है, तो मार्च के बाद क्या होगा ना, थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्ट होगा, एक दूसरे से बातचीत कम होना शुरू हो जाएगी। सप्तम से अष्टम में राहु थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, बल्कि जो आप बोलेंगे आपके पार्टनर नहीं मानेंगे, जो वो बोलेंगे आपको उस पर ट्रस्ट नहीं होगा। और मंगल की तो हमने बात करी, लेकिन अष्टम के केतु भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। अष्टम भाव को मांगल्य स्थान कहा जाता है, ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यूजली ज्योतिष लोग गलती क्या करते हैं ना, वो सप्तम भाव देखकर छोड़ देते हैं, शुक्र देख देते हैं। अष्टम भाव को बहुत महत्वता दी जाती है जब हम कुंडली मिलान करते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ही व्यक्ति का मांगल्य बताता है कि वैवाहिक जीवन में कितनी पुण्यता है, कितना सौभाग्य है, कितनी स्थिरता है। तो केतु का यहाँ पे आना पुनः जो मैंने ट्रस्ट इश्यूज की बात करी वो क्रिएट करेगा, और ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है, और एक उच्चाट सा माहौल होता जाएगा। जैसे मंगल का प्रभाव कम होगा तो लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, जुलाई तक मंगल का प्रभाव है सप्तम पे अष्टम पे, जुलाई के बाद से लड़ाई झगड़े भले ही कम हो, लेकिन एक उच्चाट सा माहौल हो जाएगा, एक दूसरे से बातें पूर्ण नहीं हो पाएंगी और एक दूसरे को समझना कम कर देंगे। एक होता ना कि एक है भी या नहीं भी कुछ मैटर नहीं करता, वैसा थोड़ा सा भाव मई के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एक संवेदनशील वर्ष है, एक ऐसा वर्ष है जिसमें स्ट्रगल्स रहेंगे, एक ऐसा वर्ष है जिसमें एक दूसरे को समझने का बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें थोड़ी सी स्थिर हो पाएंगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये ऐसा वर्ष है जिसमें ना बहुत आगे की नहीं सोचनी, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्या इश्यूज हैं, अभी क्या बात है, अभी किस चीज़ पर फोकस करना है, वो आज से 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, ये नहीं, अभी क्या चल रहा है उस पर फोकस करेंगे, चीज़ें संभाल पाएंगे। माफ़ कर देना, वैवाहिक और माफ़ी मांगना दोनों ही आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वर्ष अगर आप अपनी तरफ से चीज़ों को लेट गो कर देंगे, चलो झगड़े हुए माफ़ कर दिया, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि नीच के मंगल सप्तम में बहुत टाइम तक रहेंगे, तो ये बताता है कि कहीं ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है पति पत्नी के बीच में। एक दूसरे की ऊर्जा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर लग रहा है कोई इशू है तो बातचीत कीजिए। आज यही प्रॉब्लम है कि इश्यूज होते हैं, बातचीत करना बंद हो जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती जहाँ पे वो ख़त्म हो सकती थी वो फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन चलती रहती है, मन गढ़ंत बातें चलती रहती हैं, सोचता रहता है व्यक्ति, सोचता रहता है, और वो फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। जो बात एक हल्के सी डिस्कशन से ख़त्म हो सकती है, इट समटाइम्स एंड्स अप इन अ डाइवोर्स। तो यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं कि रीच आउट टू योर पार्टनर, तो वहाँ पे अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने पार्टनर को थोड़ा फ्रीडम दीजिएगा, अपने लिए भी थोड़ी फ्रीडम रखिएगा, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिलीफ पार्टनर में, वैवाहिक जीवन में, और सेल्फ लव, मतलब कि अपने आप पर भी ऐसा नहीं कि ध्यान हटा देना। कभी कभी कुछ लोग इतने समर्पित होते हैं ना कि वो जीवन भर अपने पार्टनर के लिए कुछ करना शुरू करते रहते हैं, और अंत में उनके पार्टनर उनको फॉर ग्रांटेड लेकर भूल जाते हैं, मतलब कि उनके लिए उनकी कोई केयर नहीं करते। तो सेल्फ लव कीजिए, अपनी महत्वता जानिए, और अगर आपके लाइफ पार्टनर आपकी महत्वता नहीं समझ रहे तो उनको भी ये रियलाइज कराइए कि आपकी भी वैल्यू उतनी ही है वैवाहिक जीवन में जितनी आपकी है, आपके पार्टनर की है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कष्टकारी तो है, मैं इन कहूँगा बहुत ईजी रहेगा। वैसे भी मैं बता चुका हूँ, कुछ लग्न होते हैं जैसे कर्क और सिंह और मकर, कुंभ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन स्पेशली इन 3 लग्नों की मैरिड लाइफ कोई बहुत ज़्यादा खास होती नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं संतान के योग की। क्या संतान का योग है इस वर्ष? हाँ है, बिल्कुल है। सबसे पहले तो पंचम में गुरु हैं, तो वक्री रहेंगे फरवरी के स्टार्ट तक, तो वहाँ तक थोड़ा सा विघ्न आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो गुरु है वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये वर्ष
मई तक का नेचुरल कंसीविंग के लिए भी अच्छा है। शुरुआती भाग जनवरी के एंड तक का थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन उसके बाद का जो समय है नेचुरल कंसीविंग के लिए भी अच्छा है। और जो लोग अननेचुरल तरीके से यानी कि मेडिकल हेल्थ से भी कंसीविंग करना चाहते हैं, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स, मेडिकेशन, डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल प्रोसीजर्स ये भी दिखाता है। तो ये जो मई तक का भाग है, फरवरी से मई, ये संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, नेचुरल कंसीविंग के लिए भी अच्छा है, और साथ में जो लोग थोड़ा सा मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करके करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि 29 मार्च के बाद शनिदेव 29 मार्च के बाद शनिदेव आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और वहाँ से वो आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो हो सकता है थोड़े से विघ्न आना शुरू हो जाए। इसलिए अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो मैं कहूँगा फरवरी से मार्च बहुत अच्छा टाइम होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा ना कि अप्रैल के शुरुआत से मई के मध्य भाग तक यहाँ पर शनि का प्रभाव भी पंचम पर आ जाएगा और केतु का प्रभाव भी पंचम पर रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप कंसीविंग के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो मैं कहूँगा फरवरी के स्टार्ट से मार्च के अंत तक का टाइम सबसे अच्छा है। इसके बाद केतु का प्रभाव हट जाएगा, पंचम से अष्टम में आ जाएंगे, वो दृष्टि हट जाएगी, राहु दूसरे घर में आ जाएंगे। गुरु मई से लेकर अक्टूबर के लिए छठे भाव में होंगे। अब ये नेचुरल कंसीविंग के लिए अच्छा टाइम नहीं होता, लेकिन फिर से कहूँगा जो लोग IVF हो गया, कुछ और प्रोसेस हो गया, वो फॉलो कर कर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम भी सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि छठे घर के गुरु भी यही दिखाते हैं कि मेडिकल प्रोसीजर फॉलो कर कर संतान प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे अननेचुरल प्रोसेस करके संतान प्राप्ति हो सकती है, यानी कि मई से अक्टूबर मेडिकल प्रोसीजर्स के द्वारा संतान प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके बाद जो वर्ष का अंतिम समय होगा, जहाँ पे गुरु अतिचारी प्रभाव में आ जाएंगे, तो वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे नेचुरल कंसीविंग का मौका अक्टूबर से दिसंबर में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च के हैं। गुरु क्यों मैं विशेषता दे रहा हूँ, क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, उच्च के हो जाएंगे और लाभ स्थान को भी देखेंगे, और लाभ स्थान इच्छाओं का है। ऑब्वियसली एक माता की, एक कपल की सबसे बड़ी इच्छा विवाह के बाद यूजुअली संतान प्राप्ति ही होती है। और ये जो भाव है 11वां, ये पंचम से सप्तम है, पंचम की पूर्णता दिखाता है। हर स्थान से उसका सप्तम भाव उसकी पूर्णता दिखाता है, या उसमें आ रहे विघ्न भी दिखा सकता है। तो गुरु का प्रभाव होगा, तो ये जो पीरियड होगा ये आपके लिए नेचुरल कंसीविंग के लिए सबसे अच्छा होगा। तो अगर मैं सम अप करूं तो फरवरी से मई तक का टाइम बहुत अच्छा है। इसमें से भी जो विशेषतः टाइम है वो होगा आपका फरवरी के स्टार्ट से मार्च के अंत तक का। मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए तो अक्टूबर तक का समय अच्छा है। साल के स्टार्ट से लेकर अक्टूबर तक का समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो 12वें घर के स्वामी होने के नाते पंचम में होंगे, फिर छठे में आ जाएंगे, तो ये समय अच्छा होगा। फिर उसके बाद नेचुरल कंसीविंग के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम सबसे श्रेष्ठ आपके लिए होगा। तो ओवरऑल ये समय है जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी बेटर रहेगी। कहते हैं कुछ सावधानियों की। सबसे पहली सावधानी है गुस्सा। मंगल का प्रभाव जून तक आपके लग्न पर होगा, जनवरी के अंत तक वो आपके लग्न को सीधा देखेंगे 7वीं दृष्टि से। जनवरी के अंत से अप्रैल तक वो आपके छठे भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि से देखेंगे। फिर पुनः अप्रैल में यहीं पे आ जाएंगे और जून तक वो आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि करीबन आधा साल उनका प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा। और मंगल एग्रेशन दिखाते हैं, स्पेशली वो नीच की अवस्था में होंगे तो भी एग्रेशन होती है, और वो छठे भाव में जाएंगे तो एग्रेशन बढ़ती है। तो एग्रेशन बहुत रहेगी, और ये मंगल की उच्च की राशि है। कभी कभी इससे क्या होता है ना कि अचानक से एग्रेशन आता है और व्यक्ति फिर गलत जगह पर अपने आप को अप्लाई करता है, अपनी एग्रेशन दिखाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इसके कारण आता है और फिर दिक्कत बढ़ती है। इसके साथ ही आपके तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा मार्च अप्रैल में, और यहाँ पर शनि भी होंगे और यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट हो सकती है। मार्च और अप्रैल के टाइम में थोड़ी ओवर एक्साइटमेंट हो सकती है, उससे बचना है। गुरु अष्टम में आ जाएंगे, गुरु छठे भाव में आ जाएंगे मई से अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि वो 12वें घर को देखेंगे जो उनकी अपनी राशि है। अब ये विदेश से संबंधित कामों में बहुत अच्छा है, लेकिन
खर्चे बहुत बढ़ेंगे, मई से अक्टूबर खर्चे बहुत बढ़ेंगे, तो खर्चों को नियंत्रित रखिएगा। राहु दूसरे घर में जाएंगे तो वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि मई के बाद 1.5 साल राहु दूसरे घर में रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे जो आपको गलत पोजीशन में डाल सकता है। और अष्टम के केतु तो मैंने कहा ही था शुरू में कि सेहत को लेकर बहुत चौकन्ने रहेगा, किसी भी सिम्टम को लाइटली मत लीजिएगा। इसके साथ ही कुछ विशेष प्रेडिक्शंस भी हैं जो मैंने आपके लिए अंकित करके रखी है। सबसे पहला, इस वर्ष लेजीनेस से बचिएगा। वैसे मकर वाले लेजी नहीं होते, लेकिन जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा मार्च के एंड में, उसके 2-3 महीने के अंदर ही शनि वक्री भी हो जाएंगे। तो अभी शनि आए ही हैं, एक नई राशि में परिवर्तन करे ही हैं, और वहीं पर वो वक्री भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद ही। तो अचानक से ना ऊर्जा समझने में प्रॉब्लम होगी और आप थोड़ा सा लेजीनेस का शिकार बन सकते हैं। पहले ही प्री कंसीव नोशन मत रखिएगा, हर कार्य को समय अनुसार और उपलब्धता अनुसार कीजिएगा। अपनी सक्सेस ज़्यादा दिखाइएगा मत, क्योंकि इस वर्ष नज़र बहुत लगेगी आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, तो अपनी मेंटल सेहत पर, मेंटल कामनेस पर, अपने आप को मेंटल ब्रेक आपको बार बार देनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेंटल वर्क करते हैं उनको अपने आप को एक समय देना पड़ता है, क्योंकि आपकी फिजिकल टायर्डनेस तो हो जाती है एक नींद के बाद पूरी, लेकिन मेंटल टायर्डनेस, अगर आप मेंटली फटीग्ड हो गए ना तो बहुत टाइम लगता है उससे निकलने में। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी दिनचर्या स्लो हो गई, आपके रिफ्लेक्शन स्लो हो गए। तो अपने आप को मेंटली ब्रेक देते रहा कीजिए। हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे भी कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। कई चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर ही हमारे जीवन में, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कीजिएगा। जो चीज़ अब कोई आपसे कैसे बात कर रहा है, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, या कोई आपको समय नहीं दे रहा, तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना। जब होगा टाइम अच्छा, जब उनको इच्छा होगी तो आपसे बात कर लेंगे। या कई चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है ही, तो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओवर क्रिएटिविटी से भी बचना है। अचानक से कुछ काम स्टार्ट करने से बचना है, पूरा सोच समझ कर करना है। गिल्ट फीलिंग में बहुत जाएंगे, पुरानी बातें कभी कभी बहुत याद आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष ज़्यादा शोइज्म मत कीजिएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, ये वर्ष ऐसा है जब नज़र बहुत लगेगी आपको और उसका प्रभाव कई बार आपको दिख जाएगा। तो इन सारी ही चेतावनियों पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो साल का आधा भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके लग्न भाव को देखेंगे और मंगल कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जनवरी तक आपके लग्न भाव को देखेंगे, फिर अप्रैल से जून आपके छठे भाव में जाकर आपके लग्न भाव को अष्टम दृष्टि से देखेंगे, फिर अप्रैल में आपके सप्तम भाव में आकर भी लग्न को देखेंगे। सारी ही अवस्था बहुत अच्छी होती है। गुरु भी आपके पंचम भाव में रहेंगे मई तक, ये भी अच्छा है। 12वें घर के स्वामी हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं बच्चे स्टडीज़ के लिए, उनके लिए भी साल का मई तक का समय बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि शनि जो आपके लग्नेश हैं, वो भी मार्च के बाद आपके तीसरे घर में आ जाएंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए रहेगा लग्नेश का, शनि देखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए पूरा ही वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम गोचर की बात भी करें तो केतु भी अष्टम में आ जाएंगे मई के बाद, 18 मई को। राहु 18 मई को दूसरे घर में, और गुरु छठे भाव में 14 मई को। तो केतु मई से आपके लिए एक लंबा अरसा रिसर्च के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और छठे भाव के गुरु भी क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कंपटीशन के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने डिज़ायर्स अच्छी तरह से समझिए, अपनी इच्छाओं को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ना अपने टीचर्स के, अपने सीनियर्स के टच में रहना पड़ेगा। चीज़ों के तह तक जाइए, चीज़ों को समझिए, और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, कुछ क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नयापन लाइए अपने तौर तरीकों में, थोड़ा सा समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने स्टडी को एक पूजा की तरह से लीजिए। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। तो हमारे देश में तो विद्या ग्रहण करी जाती है, तो उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो अगर अपनी स्टडीज़ को भी एक पूजा की तरह ही करेंगे ना इस वर्ष, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ठीक ही दिख रहा है वर्ष। अब उपाय की बात करते हैं। ये सामान्य उपाय की श्रेणी है। ये आप सभी को करने हैं जीवन में सकारात्मकता के लिए। 2 उपाय हैं जो आपको 4 शनिवार करने हैं। पहला उपाय क्या है?
आपको शनि मंदिर जाना है और 6 सरसों के तेल के दिए और 2 तिल के तेल के दिए, 8 दिए टोटल। हर दिए में आपको जो काले तिल होते हैं वो डालने हैं। फिर वहीं पर बैठकर एक मंत्र है, ओम गोचराय नमः, गोचर शब्द होता है उससे, ओम गोचराय नमः, इसका 108 बार जाप, और ओम छाया पुत्राय नमः, इसका 108 बार। इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। और इसी दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी को लड्डुओं का और घर में बने सूजी के हलवे का भोग लगाना है। बजरंग बली को पुष्प की माला अर्पण करनी है, गुलाब की या चमेली की, दोनों में से कोई भी माला अर्पण कर सकते हैं। एक मीठे पान का भोग लगाना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य एक प्रकार से सकारात्मकता बनी रहेगी। अब बात करते हैं सेहत के लिए आपको क्या उपाय करना है। ये आपको उपाय 3 सोमवार करना है लगातार। क्या करना है आपको उपाय? शिव मंदिर जाइएगा। सबसे पहले एक पात्र में आपको दूध, उसमें गंगा जल, जौ के दाने, गेहूं के दाने और इसके साथ ही तिल के तेल की कुछ बूंदें, इन सबको मिश्रित करना है। महादेव का अभिषेक करना है इस द्रव्य से और फिर पुनः गंगा जल से स्वच्छ करना है, यानी कि फिर से अभिषेक करना है। 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। चंदन का और केसर का तिलक लगाना है, यानी कि चंदन में थोड़ा सा केसर डाल के तिलक लगाना है। और फिर वहीं पर बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ओम नीलग्रीवाय नमः, ओम नीलग्रीवाय नमः मंत्र का भी 108 बार आपको जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, इसके साथ ही आपको 2 किलो गुड़ का दान भी गौशाला में करना है 3 सोमवार। ये करते रहेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धन, व्यापार, नौकरी के लिए क्या उपाय करें। ये उपाय आपको 2 अमावस्या करना है। सबसे पहले घर में ही ये उपाय कीजिएगा, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, जैसे आप नियमित करते हैं वैसे कीजिए। विशेष क्या करना है आपको पूजा के बाद लक्ष्मी जी को थोड़ा सा इत्र समर्पित करना है। मूर्ति है घर में अगर उनकी, तो थोड़ा सा इत्र छिड़केगा मूर्ति पर। एक कमल का फूल और गुलाब के पुष्प की माला ये समर्पित करनी है, माला चढ़ानी है, कमल का फूल भी अर्पण करना है। 11 घी के दिए, 11 छोटे घी के दिए, जिसमें हर दिए में एक इलायची होनी चाहिए, ये समर्पित कीजिएगा दीपदान। और इसके साथ ही आपको ओम सौभाग्य स्वरूपिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे 2 अमावस्या, अवश्य काफ़ी आपकी जो धन से, नौकरी से, व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। अब बात करते हैं कि प्यार और वैवाहिक जीवन में समृद्धि बनी रहे तो क्या करना है। 2 उपाय हैं इसके। सबसे पहला है कि 2 नारियल आपको लेने हैं। ये उपाय आपको 2 पूर्णिमा करने हैं। 2 नारियल, एक पे सिंदूर का तिलक, एक पे चंदन का तिलक, दोनों पर कलावा चढ़ाना है, दोनों को माता की चुनरी में बांधना है। और ये नारियल आपको दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ा के आने हैं और वहाँ पर दक्षिणा भी दे के आइएगा और एक अगरबत्ती का पैकेट भी दे के आइएगा दान में। और दूसरा उपाय क्या है, आपको शिव मंदिर जाना है। गुलाब जल, इत्र और चंदन का तेल, इन सबको मिलाकर शिवजी का और पार्वती माता का अभिषेक करना है। और इसके साथ ही वहाँ पर बैठकर आपको ओम शिव शक्ति स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य इन सारी ही चीज़ों में स्थिरता, सकारात्मकता बनी रहेगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।